हेलो स्टूडेंट्स, मैं माई सेल्फ मनीष भार्गव। पिछले वीडियो में हमने अक्षीय स्थिति में विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था। आज हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। निरक्षीय स्थिति से तात्पर्य सबसे पहले हम बात कर लें कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है। कि जब कोई भी बिंदु, ऐसा बिंदु जिस पर हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं, वो कहाँ पर स्थित हो? विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित हो। अर्थात विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर यदि हम एक लंब खींचते हैं तो उस लंब पर स्थित किसी बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात करें तो वो बिंदु निरक्ष में कहा जाता है, जिसे हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। सर्वप्रथम अब हम ये मान लें कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और इस द्विध्रुव को हम K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। आप इसको वायु या निर्वात भी ले सकते हैं कि वायु या निर्वात में स्थित है, तो वहां हमें K लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जो निरक्ष पर है, अर्थात लंब अर्धक पर स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इस डायग्राम को आप देखें, ये AB विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। कुल लंबाई 2L है। इसको हमने दो भाग में बांट रखा है। AB का मध्य बिंदु O है तो O से A की दूरी L होगी और O से B की दूरी भी L होगी, और O पर हमने एक लंब खींचा हुआ है जिसे हम लंबार्धक कहते हैं, और ये R दूरी पर बिंदु P है जहां पर हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब हम दो बिंदु है हमारे पास, A पर है प्लस Q आवेश, तो बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन AP स्क्वायर। यदि आप वायु या निर्वात ले रहे हैं तो यहाँ पे K लिखने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्शन होगी आपकी AP दिशा में। इसी तरह B पर स्थित माइनस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन BP स्क्वायर। ये हमने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पहले ज्ञात किया था उसी को हमने आगे किया है। ये PB डायरेक्शन होगा। हम डायग्राम को फिर से देखते हैं। ये A प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी AP डायरेक्शन में E1, और माइनस Q चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी PB डायरेक्शन में E2, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस से माइनस की ओर क्षेत्र की तीव्रता दिशा प्राप्त होती है हमें। अब यहाँ आप देखेंगे, दोनों डायग्राम को देखें आप ध्यान से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन AP स्क्वायर, और E2 में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन BP स्क्वायर। इसमें केवल AP और BP का अंतर है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। चूंकि लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित होता है, लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित होता है, तो यहाँ पर AP और BP दोनों समान होंगे। जब AP और BP समान होंगे तो इसका अर्थ ये है कि E1 और E2 भी आपस में समान होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मापांक E1 मॉड E1 और मॉड E2 दोनों इक्वल हैं, या फिर E1 इक्वल टू E2। अब हम बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, रिजल्टेंट ज्ञात करेंगे।
तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। यहाँ पर सदिश E1 E2 लगा रखा है, तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यदि हम E2 से E को और E से E1 को मिला दें तो हमें एक समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा। E2 से E1 को और E से E1 को और E2 से E को मिला दें तो हमें एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा तो हमें समांतर चतुर्भुज के सदिशों के योग का नियम जो है उसके आधार पर हम परिणामी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण जो होगा मैग्नीट्यूड E बराबर √E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos 2 थीटा। फॉर्मूला जो होता है वो होता है थीटा, परंतु हम डायग्राम को जब देखेंगे तो डायग्राम को देखेंगे तो हमें पता पड़ रहा है कि E1 और E2 के बीच कुल कोण थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 थीटा ले रखा है। चूँकि E1 और E2 आपस में बराबर हैं तो E2 के स्थान पर भी हम E1 रख देंगे, तो E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। अब E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर हो जाएगा और 2E1 स्क्वायर हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हम अंडर ब्रैकेट में मिलेगा हमें अंडर रूट में 2E1 स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस cos 2 थीटा। E1 स्क्वायर है, इसको जब हम अंडर रूट से बाहर लेंगे तो E1 मिलेगा और हमें मिलेगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की एक वैल्यू होती है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ पर -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा केवल 2 cos स्क्वायर थीटा। तो E1 अंडर रूट 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 2 4, जब अंडर रूट से बाहर आएंगे तो 2 मिलेगा और cos स्क्वायर थीटा भी अंडर रूट से बाहर आएगा तो हमें cos थीटा मिलेगा, तो 2E1 cos थीटा। आप चाहें तो यहाँ से सीधे सीधे आप 2E1 cos थीटा भी ले सकते हैं परिणामी तीव्रता, यदि कहीं आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। अब हम बात करें कि इस स्थिति में जो परिणामी तीव्रता E की दिशा होगी वो E1 और E2 के बीच के कोण के अर्धक पर अनुदिश होगी, PE दिशा में। तो E इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ हम वैल्यू रख रहे हैं E इक्वल टू, कौन से इक्वेशन में वैल्यू रखी हमने यहाँ पर, जो हमने यहाँ वीडियो फॉर्मूला प्राप्त किया था। चूँकि E1 E2 आपस में इक्वल है, E1 और E2 आपस में इक्वल हैं, तो कोई भी एक फॉर्मूला ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो E1 की वैल्यू जो है ये हम वहाँ पर पुट कर देंगे किस फॉर्मूला में, 2E1 cos थीटा में। तो E इक्वल टू जाएगा 2 और यहाँ E1 की वैल्यू रख देंगे हम 1/4πε0 के Q/AP स्क्वायर cos थीटा, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम ज्योमेट्री से हमें क्लियर है कि एंगल PBA और एंगल PAB इक्वल टू थीटा है। फिर से हम डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को देखेंगे तो B पर एंगल थीटा बन रहा है और A पर एंगल थीटा बन रहा है, दोनों जगह एंगल थीटा बन रहा है। तो ये ट्राइंगल ले लेंगे हम, PAO ले लें या PBO, दोनों ट्राइंगल में से कोई भी एक ट्राइंगल हम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम उपयोग करेंगे। यहाँ पर PO या OP ये लंब है, OA आधार है और AP ये कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे समकोण त्रिभुज POA में कर्ण का वर्ग AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। और cos थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो OA अपॉन AP, तो L अपॉन 1/4πε0 के
2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 k। इसको हम अरेंज कर लेंगे, जो 2q इंटू एल है तो q इंटू 2l कर लेंगे, q इंटू 2l कर लेंगे, और अपॉन में जो 2q के अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, 2q के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसकी पावर 1 होगा, और अंडर रूट में जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है इसकी पावर होगा 1/2। दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू दी पावर हो जाएगा 3/2। परंतु p इक्वल टू होता है q इंटू 2l, p इक्वल टू q इंटू 2l, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यहाँ q इंटू 2l के स्थान पर हम p रख देंगे तो e इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 k p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यह विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। जब हम बाह्य निर्वात लेंगे तो वहाँ पे E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, L को हम K हटा देंगे यहाँ पे, तो P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यदि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है, L इज लेस देन R, तो हम L को नेगलेक्ट कर देंगे, तो E इक्वल टू 1/4πε0 के P अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ये छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है। वायु निर्वात के लिए हम K इक्वल टू 1 रखेंगे तो E इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब, और इस प्रकार हम देखते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र E की दिशा द्विध्रुव अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात किया है। अब हम यहाँ देखते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना करेंगे हम। तो अक्षीय स्थिति जो हमने ज्ञात की थी द्विध्रुव की, तो उसमें E1 इक्वल टू मिला था 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, और जो निरक्षीय स्थिति प्राप्त की थी उसमें E2 इक्वल टू मिला हमें 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। इक्वेशन 1 मतलब E1 में E2 को हम डिवाइड कर दें तो 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू 2 या E1 इक्वल टू 2E2। इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता की दुगनी होती है। इस प्रकार आज हमने निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की गणना की और दोनों स्थितियों में कंपैरिजन किया। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।